हर प्रॉपर्टी एक जैसी नहीं होती और हर इन्वेस्टर को हर टाइप सूट नहीं करती। आज हम सिंपल जबान में समझेंगे फ्लैट्स, हाउसेस, शॉप्स, लैंड्स, रीट और कुछ खास ऐसी टाइप्स जो लोग अक्सर मिस कर देते हैं। आप बिगिनर हो या एसेट होल्डर, ये गाइड आपके लिए है। फ्लैट्स और हाउसेस वो प्रॉपर्टी होती हैं जहां लोग रहते हैं। फ्लैट्स में सिक्योरिटी और मेंटेनेंस इजी होती है, इसलिए यंग प्रोफेशनल्स और छोटी फैमिलीज इनको पसंद करती हैं। घरों में स्पेस ज़्यादा होती है लेकिन खर्चा भी बहुत बढ़ जाता है। अगर आप पहली दफ़ा प्रॉपर्टी ले रहे हो तो एक डॉक्यूमेंटेड 2 बेड का अपार्टमेंट लो, बहुत ज़बरदस्त लोकेशन पे जैसे स्कूल या ट्रांसपोर्ट हब के पास, तो ये एक बहुत सेफ स्टार्ट रहता है। गुलशन में 2 बेड का फ्लैट लें किसी अच्छे हॉस्पिटल या स्कूल के पास, आपको किराएदार फ़ौरन मिल जाएगा। लाहौर की बात करें तो जॉर्ज टाउन के फ्लैट्स स्कूल के पास, फैमिलीज़ की डिमांड वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस्लामाबाद G11 के फ्लैट्स मेट्रो स्टेशन के करीब वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एक आइडियल डील रहती है। शॉप्स और ऑफिस से किराया ज़्यादा मिलता है लेकिन जिम्मेदारी भी होती है। लोकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ फुटफॉल हो, पार्किंग हो, आसपास अच्छी शॉप्स हों, लीज एग्रीमेंट समझना ज़रूरी होता है यहाँ पर। कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है, रेंट कैसे बढ़ेगा, ये सब वगैरह। अगर आप किराएदार हैंडल कर सकते हैं तो ये छोटी सी शॉप या ऑफिस आपको एक अच्छा कैश फ्लो दे सकता है। कराची में जैसे स्टेशनरी शॉप स्कूल के सामने या मेडिकल स्टोर हॉस्पिटल के आसपास या टायर्स या रिम की शॉप्स कार डीलरशिप के साथ, यहाँ फुटफॉल हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता है, रिलेटिव कस्टमर आपको आराम से मिलता है, इसी वजह से किराएदार मिलना बहुत आसान रहता है। अगर लाहौर की बात करें तो मॉडल टाउन में छोटे ऑफिसेज बैंकों के करीब एक अच्छा किराएदार कॉर्पोरेट किराएदार आपको आराम से मिल जाएगा। फैसलाबाद में डी ग्राउंड की कोई रिटेल शॉप, वहाँ पर क्लोथिंग ब्रांड्स की हाई डिमांड रहती है। लैंड का मतलब होता है खाली ज़मीन, जहाँ आप फ्यूचर में कुछ बना सकते हो। मंथली इनकम नहीं होती लेकिन प्राइस बढ़ने का चांस बहुत है। आसपास रोड, स्कूल्स या हाउसिंग प्रोजेक्ट अगर आ जाएँ तो लॉटरी लग जाएगी आपकी। एग्रीकल्चर लैंड्स जो होते हैं फसलों के लिए होती है। इनकम भी मिलती रहती है यहाँ पर और प्राइस भी एप्रिशिएट होती रहती है। लेकिन पानी, सॉइल टेस्ट, मिट्टी की नो हाउ होना बहुत ज़रूरी है और सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ के जो लीगल रूल्स जो हैं वो समझना ज़रूरी है। कराची में नॉर्दर्न बाईपास के पास प्लॉट रोड एक्सपेंशन के बाद उसकी प्राइस जंप हो जाती है। लाहौर की बात करें तो रायबन रोड के प्लॉट्स न्यू सोसाइटीज़ के साथ उनकी डिमांड बढ़ जाती है। सिंध में टंडवाला यार में एग्रीकल्चर लैंड ले लें, चावल और गन्ने की फसल के लिए सूटेबल रहते हैं। लेकिन अगेन ऐसी ही जगहों पर जब भी आप इन्वेस्ट करें तो आपको रिलेटिव सेक्टर में उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आप बिज़नेसेस को समझते हैं, आप कॉर्पोरेट बिज़नेसेस को समझते हैं, तो आपके लिए ये प्रॉपर्टी बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। जैसे स्टोरेज, फैक्ट्री या वर्कशॉप, इनका रेंट स्टेबल होता है और लीज़ लंबी होती है। ई-कॉमर्स के बढ़ते ट्रेंड के साथ यहाँ पर डिमांड जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन ये तभी सूट करता है जब आपको बिज़नेस के किराएदार और उनकी मेंटेनेंस का आइडिया हो। अब जैसे कराची में कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में वेयरहाउसेस, लॉजिस्टिक्स फर्म्स के लिए एक आइडियल जगह है। लाहौर में सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट, लॉन्ग टर्म फैक्ट्री की लीजें मिल जाती हैं आराम से। फैसलाबाद में M3 इंडस्ट्रियल सिटी टेक्सटाइल यूनिट्स के लिए हाई डिमांड में रहते हैं। मिक्स्ड यूज्ड बिल्डिंग्स में फ्लैट, शॉप्स और ऑफिसेस एक ही जगह होते हैं। इससे आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेज मिलती हैं, लेकिन ये एक बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है और बिगर इन्वेस्टर्स के लिए ये चीज़ें होती हैं। स्पेशल पर्पसेस प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे होटल्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये अच्छा मुनाफा दे सकते हैं, लेकिन इनको चलाना और समझना थोड़ा मुश्किल होता है। कराची बहादराबाद के कमर्शियल फ्लैट्स, नीचे शॉप्स, ऊपर रेंटल फ्लैट्स। लाहौर गुलबर्ग में प्लाजा, नीचे क्लिनिक्स, ऊपर अपार्टमेंट, डुअल इनकम अगेन। इस्लामाबाद F10 सेक्टर में आप मिक्स्ड यूज़ बिल्डिंग ले लो, नीचे रिटेल स्टोर्स हैं और ऊपर आपको रेजिडेंशियल मिलता है, तो ये भी एक कॉम्बो बन जाता है। अब कुछ ऐसी जगहें जो लोग अक्सर मिस कर देते हैं, फॉरेस्ट लैंड या इको स्टेट्स, ये वो ज़मीनें होती हैं जो हिली एरियाज़ या ग्रीन एरियाज़ में होती हैं, जैसे मरी, सवात, गिलगित के आसपास। आप इसे इको टूरिज्म के लिए यूज़ कर सकते हो। यहाँ लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन होती है और इसको आप ज़रा लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए रख सकते हो। आप उस जगह को खूबसूरत बना सकते हो, अट्रैक्शंस वहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, लोग आपकी लैंड पर आएँ, उसको देखें। तो ये फॉरेस्ट लैंड आपको इस तरीके से फ़ायदा दे सकती है। अगर इसकी लोकल एग्जांपल दूँ तो सवात में प्राइवेट फॉरेस्ट प्लॉट नियर कालाम, आइडियल फॉर इकोलॉजिस्ट और कंजर्वेशंस। अब वहाँ पर इको आप लॉजेस बना लें। अच्छा, उसके बाद आता है टूरिज्म या रिक्रिएशनल लैंड। ये ज़मीन किसी झील, पहाड़ या सकाफती मकामा के आसपास होती है, जहाँ लोग रिज़ॉर्ट्स, कैंप्स या लॉजेस बनाते हैं। इसकी एग्जांपल अगर लें तो हुंज़ा में आप कोई प्लॉट लें नियर एबटाबाद लेक। टूरिज्म सीज़न में हाई रेंटल पोटेंशियल मिलता है। अब पूरे साल हो सकता है आपको एक स्टेडी इनकम ना मिले, लेकिन टूरिज्म चीज़ ही ऐसी है कि जब टाइम लगता है, इसका सीज़न आता है, तो ये आपको जितने पैसे देती है, वो आपके पूरे साल की जो मेंटेनेंस है, वो कवर कर जाती है। उसके बाद आती हैं गवर्नमेंट
की वो ज़मीनें जो बाद में रेगुलराइज़ हो जाती हैं। ये वो ज़मीनें होती हैं जो पहले इन्फॉर्मल होती हैं, लेकिन अब लीगल हो रही हैं। जब गवर्नमेंट लीज़ या अप्रूवल देती है तो प्राइस बढ़ जाती है। अगर इसकी मिसाल दूँ तो गोठाबाद स्कीम जो मैंने लास्ट वीडियो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में आपको एक्सप्लेन की है। अब आती हैं स्पेशल पर्पसेस ज़मीनें या बिल्डिंग जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स। इनको गवर्नमेंट एनजीओज़ या प्राइवेट ऑपरेटर्स को लीज़ पर देती है। जैसे कि आगा खान एक हॉस्पिटल ग्रुप है या ज़ियाउद्दीन कराची में एक हॉस्पिटल ग्रुप है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये लैंड्स ली, इनको एक्वायर कर ली, या कोई एनजीओ है, कोई स्कूल बनाना चाहती है, कोई हॉस्पिटल बनाना चाहती है, तो गवर्नमेंट इनको लीज़ पर ये जगह देती है। कोई पार्क बनाना चाहती है, जैसे ब्लाइंड पीपल या डिफरेंटली एबल लोगों के लिए कोई पार्क बनाना चाहते हैं, तो इस टाइप की जो लीज़ेज़ होती हैं, वो ऐसे ही मिल जाती हैं और उसके ऊपर भी लोग अपना प्रॉफ़िट कमा लेते हैं। लोकल एग्ज़ाम्पल दूँ तो प्राइवेट स्कूल बिल्डिंग लीज़ जो एनजीओज़ को मिलती हैं 5 साल की फिक्स रेंटल पर। फिर आती हैं रीट्स, आसान और पैसिव इन्वेस्टमेंट। रीसेंट्स वो फंड हैं जो प्रॉपर्टी ओन करते हैं और आप उनके यूनिट्स खरीद कर उनका हिस्सा बन सकते हैं। आपको खुद प्रॉपर्टी मैनेज नहीं करनी पड़ती। रीट्स से आपको डिविडेंड मिलता है जो कि रेंट की सूरत में होता है। जो ओनर होता है उसको रेंट की सूरत में मिलता है, आपको वो डिविडेंड की सूरत में मिलता है, और स्टॉक एक्सचेंज पर उसको आप बाय और सेल कर सकते हो। इसकी लोकल एग्जांपल दूँ तो डोलमिन सिटी ग्रुप जो है उनका डीसीआर का एक स्टॉक है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आप जाके छोटे पैसों से वहाँ स्टार्ट कर सकते हो और उनके स्टॉक्स खरीद सकते हो और जब चाहो बेच सकते हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतने सारे ऑप्शंस हैं तो इन्वेस्ट कौन और कहाँ करे? तो स्क्रीन पे मौजूद इस स्लाइड को ज़रा समझें। अगर आप सैलरी और अभी बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट, तो आपको एक फ्लैट लेना है बहुत अच्छी सी लोकेशन पर। सब यहीं से स्टार्ट करते हैं और ये स्टेबल भी रहता है। अगर आप एसेट होल्डर हैं तो शॉप या ऑफिस विद स्ट्रॉन्ग लीज उसकी तरफ जाएँ। एक ऐसी जगह खरीदें जहाँ पर आपको कमर्शियल रेंट आए, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी हमेशा मल्टीप्लाई ज़रा ज़्यादा होती है बनिस्बत रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी के। अगर आप में सब्र है, तो फिर आप एक अच्छा-सा प्लॉट लें, एक ऐसे ग्रोथ एरिया में जो कि फ्यूचर में ग्रोथ करने वाला है, जहाँ पे डेवलपमेंट अनाउंस हो गई है या कोई मेन रोड वहाँ पे निकलने वाली है। आप वहाँ पे आराम से प्लॉट लेके रख लें, लेकिन आपको बस इसके लिए सुकून करना है। लेकिन अगर आप पैसिव सेवर हैं, यानी कि यार छोटी-छोटी इन्वेस्टमेंट छोटी-छोटी पॉकेट्स में करते रहते हैं, तो फिर आप रीट्स लें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। लेकिन अगर आप बिज़नेस माइंडेड हैं, आपके पास पैसा है, आप कॉर्पोरेट बिज़नेस को समझते हैं, तो वेयर हाउसेज़ या इंडस्ट्रियल यूनिट्स पर इन्वेस्ट करें। और अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं जो कि टूरिज़्म फ़ोकस्ड है, तो रिक्रिएशनल लैंड नियर अच्छे से जो ट्रैवल स्पॉट्स हैं वहाँ पर लें। उससे आपको इस बिज़नेस क से भी फ़ायदा मिलेगा अगर आप इस बिज़नेस में हैं, और वहाँ पर अगर आपका कोई प्लॉट या लैंड है, तो बहुत सारी टूरिज़्म एक्टिविटीज़ वहाँ पर की जा सकती हैं, जिससे आपको अगेन बहुत अच्छा मुनाफ़ा मिल सकता है। और अगर आप इको कॉन्शियस हैं, तो फिर आप फ़ायदा उठा सकते हैं फ़ॉरेस्ट की लैंड से, जो कि एक लॉन्ग टर्म अगेन व्यू है, लेकिन वहाँ पर लकड़ी उगती है, वो लकड़ी कटती है, उसको आप बेच सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है, वो रोड के एक्सेस का होता है कि वहाँ रोड मौजूद हो जाने के लिए। लेकिन याद रहे कि जो चेकलिस्ट आपकी स्क्रीन पर अब नज़र आ रही है, ये आप इसको ज़रूर चेक करें। सबसे पहले टाइटल क्लियर होना चाहिए। बिजली, पानी, गैस की अवेलेबिलिटी ज़रूर चेक करें। रोड का एक्सेस चेक करें। किराएदार की डिमांड उधर है या नहीं है, वो चेक करें। लीज़ टर्म्स को समझें कि वो समझ आपको आ रहे हैं या नहीं। अगर नहीं आ रहे, तो किसी लॉयर से ज़रूर कंसल्ट करें। और रिपेयरिंग अगर वहाँ पर होने वाली है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, तो उसका आपके पास बजट मौजूद है। ऐसा ना हो आप सारे पैसे उस स्ट्रक्चर पर, ग्रे स्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट कर दें और फिर आपके पास पीछे पैसे ही ना हों कि आप वहाँ पर उसको मेंटेन कर सकें या उसको रिक्रिएट या उसको रिपेयर करके आप उसको रेंट पर दे सकें। ये बात हमेशा समझें और इसको याद रखें कि प्रॉपर्टी अमीरों का गेम नहीं है। ये हम इस गलतफ़हमी के हैं, जिसके पास बहुत पैसे हैं सिर्फ़ वही इन्वेस्टमेंट कर सकता है प्रॉपर्टी में। अगर सही टाइप, सही जगह, सही वक़्त और सबसे ज़रूरी साफ़ कागज़ात, ये 4 चीज़ें अगर क्लियर हों, तो छोटा इन्वेस्टर भी स्ट्रॉन्ग बन सकता है। आप अपने गोल के मुताबिक अपनी किस्म चूज़ करें, इनकम चाहिए, ग्रोथ चाहिए या दोनों, और फ़ैसला फिर आसान हो जाता है। अगली किस्त में हम प्रैक्टिकल चेकलिस्ट और 3 असली केस स्टडी डिस्कस करेंगे कि उनको किस तरीके से कहाँ किसने कहाँ इन्वेस्ट किया और उसको कितना मुनाफा आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।